लगातार सम संख्याओं का योग पूछा गया है तो हम उसका आधा करके और उसका गुणा करते हैं उससे एक ज्यादा से। अगर विषम संख्याओं का योग पूछा गया है तो हम उसी का वर्ग निकाल देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे बच्चों, शुभाशीष। मैं उत्तम सिंह राणा और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक चैप्टर लाया हूं जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। क्लास 5th के बाद जो भी एग्जाम, वैसे तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्लास 5th के बाद जो भी एग्जाम होते हैं, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है या हिमज्योति या अन्य जो भी स्कूलों के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें 1, 2 या 3 सवाल तक ये इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताने वाला हूं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, या कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 50 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे, किस ट्रिक से हल करते हैं, मेरा प्रयास होगा कि मैं बड़े आसान तरीकों से आपको ये समझा सकूं। अब अगर आप अंत तक बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। इस पे सूची भी तैयार की है कि इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आज तक पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और या पूछे जाने वाले हैं या सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम पर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनको याद रखने का तरीका यही है कि जहां से हम गिनती शुरू करते हैं, कोई भी चीज हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जो 1 2 3 4 5 6 ये जो वो है गिनती है, जो नंबर है, यही प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें सब कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर जो है 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, देखिए संख्याएं कभी खत्म नहीं होती, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जो होता है वो अनंत होता है, और ये अनंत का साइन इस तरह से बनाते हैं। दूसरे नंबर पे पूछी जाती हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर्स एक ही है, केवल जब नेचुरल नंबर्स के साथ हम 0 को सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे 1 भी होना चाहिए था, यानी 0 से हम जब गिनती शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 या 0 1 2 3 4 5 6, तो ये पूर्ण संख्या है। यानी अगर हम बात करें 2 की, तो 2 जो है नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, यानी पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। 3 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। 4 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। लेकिन जो शून्य है तो केवल पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इसमें भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो ये भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती, ये भी इन्फिनिटी है, यानी ये भी अनंत है, ठीक है ना, इन्फिनिटी जिसे कहते हैं। बात आती है पूर्णांक की। देखिए पूर्णांक जो है, जब संख्या रेखा, जैसे कोई संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा पे यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, यहाँ 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इस तरफ को चलता है, और इधर को ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस तरफ से चलता रहता है। तो यानी जब हम पूर्णांक संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ उनके ऋणात्मक मान को भी सम्मिलित करते हैं, तो वो पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाते हैं। अगर हम 1 की बात करें तो 1 देखिए प्राकृतिक संख्या भी है, नेचुरल नंबर, ये होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या, और इंटीजर्स भी है, इंटीजर भी है, पूर्णांक संख्या। लेकिन जैसे -3 की अगर हम बात करते हैं तो -3 केवल पूर्णांक संख्या है या इंटीजर है, यह न तो पूर्ण संख्या है ना तो प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे हमने 3 चीजों को जरा सा समझना है। यानी जब हम गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 से, तो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, और जब हम 0 से गिनती शुरू करते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है ना, तो ये होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्याएं। जब हम ऋण को भी शामिल करते हैं, उनके ऋणात्मक मान को भी शामिल करते हैं, तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। अब क्योंकि माइनस में तो चलती जाती है, या -4 होगा, -5 होगा, इधर चलता जाएगा, इधर आगे भी संख्याएं बढ़ती रहती हैं, तो यानी यहां भी अनंत है और यहां भी अनंत।
यानी न तो कोई सबसे छोटा पूर्णांक है और ना सबसे बड़ा पूर्णांक है। कभी कभी चकराने के लिए बच्चों से ये पूछा जाता है कि संख्या रेखा पर -2 का मान -2 का मान अधिक है या -1 का मान अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझना चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक इस तरफ जा रहा है तो माइनस का मतलब होता है कर्जा। तो इस आदमी पे 1 रुपए का कर्जा है और इस पे 2 रुपए का कर्जा है। तो यहाँ पे हम सेठ किसको मानेंगे? जिस पे कम कर्जा है। तो यानी बड़ी संख्या जो है -1 है। कभी कभी चकराने के लिए पूछा जाता है कि -3 बड़ा है या 0 बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 0 का मान ज्यादा है, 0 बड़ा है, क्योंकि ये तो कर्जे में है, माइनस में है। ठीक है ना, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अब आती है बात सम संख्याओं की। सम संख्याएं किसे कहते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो इसकी दो तरह से हम समझ सकते हैं। जिन नंबर्स में 2 से डिवाइड जो नंबर्स हो जाते हैं, यानी जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं की इकाई में, दूसरे ढंग से हम ये भी समझ सकते हैं, 2, 4, 6, 8 या 0 होता है, वे सारी ही सम संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। अब यहां पर कभी कभी चकराने के लिए पिछली बार नवोदय में पूछा गया था कि क्या 0 एक सम संख्या है? ठीक है ना। तो ये 0 जो है अपने आप में सम संख्या ही होती है, लेकिन साधारण रूप से सम संख्या हम 2 से बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 जितने भी होते हैं ये सम संख्या। कितनी भी बड़ी संख्या हम उसमें इकाई का अंक देखते हैं। माना कहीं पे कोई बड़ी संख्या लिखी है 6, 8, 3, 4, तो हमने देखा ये सम संख्या है कि नहीं है, तो हम इकाई देखेंगे, क्योंकि इसकी इकाई में 4 है तो ये सम संख्या है। जिसकी इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 होता है वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, और सारी दुनिया की सारी जितनी भी सम संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित होती है। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। या हम दूसरे ढंग से इसको समझ सकते हैं कि जिन संख्याओं की इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे विषम संख्याएं होती हैं। कोई बड़ी से बड़ी संख्या भी हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 6, 7, 9, 0, 1, तो क्या ये सम संख्या है विषम? तो हम केवल इसकी इकाई देखते हैं, 1 वाला अंक देखते हैं। 1 में क्या है? 1 1 है, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। अब किसी भी विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, वो 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो अगर हम गिनती में देखें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और आगे तक चलती रहती है। यानी सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ी ये भी अनंत होगी, क्योंकि विषम संख्याएं भी चलती रहेंगी, कभी समाप्त नहीं हो सकती। बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? इसको भी हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो ये संख्याएं, देखिए दुनिया की सारी संख्याएं 1 से डिवाइड होती है। कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिसमें 1 का भाग न जाता हो। तो भाज्य संख्याओं में 1 का भाग जाएगा, अभाज्य संख्याओं में भी 1 का भाग जाएगा। यानी जो संख्याएं भाज्य या अभाज्य दोनों भी नहीं है, उनमें भी 1 का भाग जाएगा। और स्वयं का भाग भी सब में जाता है। ठीक है ना। 1 का भाग भी सब में जाता है और स्वयं का भाग भी सब में जाता है, यानी स्वयं से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी। लेकिन जो संख्याएं इन दोनों के अलावा किसी तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। या जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स, यानी जो भाज्य संख्या होगी, क्योंकि आप जानते हैं एक तो सारी संख्याओं का फैक्टर्स होता है, और स्वयं भी वो संख्या, माना हम 10 की बात करें तो 10 भी अपना फैक्टर स्वयं होगा, यानी 2 फैक्टर तो सबके होंगे। तो जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, इसका मतलब इसमें 2 1 के अलावा, जैसे 10 है तो 10 में 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके 2 के अलावा तीसरा फैक्टर भी है, या चौथा भी हो सकता है, पांचवा हो सकता है। यानी 2 से अधिक फैक्टर्स जिस संख्या के होते हैं, या कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, वे सारी संख्याएं दुनिया की भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है ना 4 होती है। 4 से नीचे कोई भी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर नहीं है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की या प्राइम नंबर्स की। अभाज्य संख्याएं कहते हैं प्राइम नंबर्स को। अब यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं विषम संख्याओं में और अभाज्य संख्याओं में।
देखिए, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। या हम दूसरे ढंग से ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं में के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अभाज्य होने के लिए भी 2 गुणनखंड होने जरूरी है। जैसे 5 है, तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड का मतलब जिन संख्याओं से 5 डिवाइड हो जाता है, तो 5 एक तो किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से 4 किसी से नहीं होगा, 5 से ही होगा। यानी मैंने अभी कहा था कि हर संख्या का जो एक फैक्टर होता है वो 1 होता है और स्वयं भी वो संख्या होती है। यानी दो, जिसके 2 फैक्टर होते हैं या 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जैसे विषम संख्याओं की हम बात करते हैं, तो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब है। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं? देखो, एक यहाँ पे लिखा है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य। क्यों नहीं है? क्योंकि एक के गुणनखंड क्या होते हैं? एक में तो एक ही कल से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है। इसका एक ही गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 के भी 2 गुणनखंड है, 1 और 2। अब ये भी पूछा जाता है कि क्या सम संख्याएं अभाज्य होती हैं? दुनिया में सारी सम संख्याएं भाज्य होती हैं सिवाय 2 के। केवल 2 ऐसी सम संख्या है, 2 जो प्राइम नंबर है, 2 के बाद 4, क्योंकि बाकी जितनी बड़ी संख्या है सब तो 2 से डिवाइड होते हैं ना भाई। तो जो सारी संख्याएं अगर 2 से विभाजित हो जाती हैं तो सारी भाज्य संख्याएं हैं। केवल 2 तो स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या को हम भाज्य संख्या नहीं मान सकते हैं। भाज्य संख्या वो होगी जिसमें किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है, एक और स्वयं को छोड़कर। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सी सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भी 2 है। अब बाकी ये भी पूछा जाता है, क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं? लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। जैसे 9 है, तो 9 तो विषम संख्या है लेकिन ये भाज्य है, क्योंकि 9 के गुणनखंड एक तो 1 होता है, एक 3 होता है, 3 से डिवाइड होता है, एक 9 स्वयं हो गया, इसके 3 फैक्टर हो गए, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जरा जैसे विषम संख्याएं अलग हैं और अभाज्य संख्याएं अलग हैं, ये आपको थोड़ा सा क्लियर करना है छोटे बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे कि संख्या पद्धति पर आधारित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या आज तक पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो अभी बात आई थी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। यह भी पूछा जाता है कि कौन सी सम संख्या अभाज्य है। ये बात आई थी कि 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कई बार पूछा गया है। नवोदय विद्यालय में ही मैं पिछले पेपर देख रहा था, कई सालों ये पूछा गया है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं सम संख्याओं का औसत, या प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, इस तरह के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे सम संख्याएं, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा चकराने वाला सवाल है। अगर हम इसको गौर से देखें तो सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, ये प्रथम 5 सम संख्याएं। इसका अगर औसत ज्ञात करना है तो इन सबको हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर हम 0 को भी सम संख्या मानते हैं तो 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ 5 संख्या हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जो है इसका उत्तर अलग अलग हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को कैसे समझना है? प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताइए, तो ये करना है। अगर ये पूछा गया कि प्रथम 5 पूर्ण सम संख्याओं का औसत बताइए, तो तब 0 से लिखना है। लेकिन अगर यही सीधा पूछा गया कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो ऐसी कंडीशन में सामान्य रूप से यही माना जाएगा, ठीक है ना। तब हम 0 को सम्मिलित नहीं करते हैं। सामान्य अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो उसको हम प्राकृतिक संख्याएं ही मानते हैं। और औसत आपको ज्ञात करना आता है, अगर है तो इसको जोड़ देंगे। 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28, तो 30 हो गया। तो 30, क्योंकि ये 5 संख्या है तो 30 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5, 6, 30। तो ऐसी कंडीशन में 6 अंक
उत्तर आता है। अगर पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो 8 और 6 14, 4 18, 2 5 हो गई, तो 5 और 20, यहाँ औसत आ गया 4। ठीक है, एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो एक अंक की सभी अभाज्य संख्या अगर इस तरह से पूछा जाता है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। बस एक अंक की, ये भी पूछा जा सकता है कि एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी 2 है और सबसे बड़ी 7 है एक अंक की। और यहाँ योग पूछा गया तो इन सबको जोड़ दो, 7 और 5 12 3 15 और 2 17। ये भी नवोदय में पूछा गया था। ठीक है, और या 2 अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये बहुत सारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, कुल अभाज्य संख्याएं जो है 1 से 100 तक 25 होती हैं। ये आपको रट देनी है, समझ जानी है। अब जैसे अगर 2 अंक की पूछी गई है तो देखिए एक अंक की 1 2 3 4 होगी, तो 2 अंक की कितने बच जाएंगे? तब 21 हो जाएंगे। जीरो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पिछले 2020 वाले पेपर में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन थे कि जीरो एक अभाज्य संख्या है, या जीरो एक विषम संख्या है, जीरो एक सम संख्या है, और जीरो एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका विकल्प यही सही था कि भाई जीरो एक सम संख्या है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, कभी एक के बारे में पूछा जा सकता है कि एक कौन कैसी संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आपको खुद ही तैयार रहना है। अगला है 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। तो इनको जोड़ दो आप, ठीक है ना, तो 108 हो गया। 2 अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनके दोनों अंक भी अभाज्य हैं? ये पिछले साल ही पूछा गया था नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में। 2 अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं? तो पहले हम देखते हैं 2 अंक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। ध्यान से देखिए। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी कौन कितनी अभाज्य संख्या है जिनके दोनों अंक भी अभाज्य है। अब देखो, इसका तो दोनों एक न तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये तो गया, यानी 19 तक कोई भी नहीं होगा। अब दोनों अंक अभाज्य देखिए इसके हैं, ये खुद भी अभाज्य संख्या है और यहाँ 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। अब इसमें देखिए 9 तो भाज्य हो गए, है तो अभाज्य संख्या, लेकिन 9 जो है अपने आप में भाज्य है। 31 में एक ना भाज्य है ना भाज्य है। इसके देखिए दोनों अंक अभाज्य है। इस अब 41 से 50 तक तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 4 भाज्य है। ये 53 में देखिए दोनों अंक अभाज्य है। और किसमें दोनों अंक अभाज्य है? इसमें देखिए 6 तो भाज्य है, इसमें यहाँ 1 है तो 1 ना भाज्य है ना भाज्य है। 7 3, इसमें देखिए दोनों अंक अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। 9 यहाँ देखिए ये भाज्य आ गया, यहाँ भाज्य आ गया, ये भाज्य आ गया, ये भाज्य आ गया। तो पूरी गिनती में 1 से 1 से 100 तक की गिनती में केवल 4 संख्याएं ऐसी हैं जो खुद भी अभाज्य हैं और जिनके अंदर के अंक दोनों अंक भी अभाज्य है। देखिए, मैं यहाँ पर एक प्रश्न और क्लियर कर दूं आपका कि बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि जैसे 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 30 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 50 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनको याद रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका है ये वाला नंबर। अगर आपको ये फोन नंबर मान के इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए किसी का फोन नंबर है ये 44 22 32 23 21। तो इससे सारी अभाज्य संख्याएं हमको याद हो जाएंगी। जैसे 1 से 100 तक जो है 4 अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी 1 से 10 तक, यहाँ 11 से 20 तक भी 4 होती हैं, 21 से 30 तक 2,
31 से 40 तक 2, एक और बाकी 50 तक ये 3 हो गई। फिर 50 के बाद 60 तक 2 होती है, 60 के बाद 70 तक 2, 70 के बाद 80 तक 3 और 80 के बाद 90 तक 2 और 90 के बाद 100 तक केवल एक संख्या अभाज्य। प्रश्न आ गया 40 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभी वहां पर बात आई थी कि 40 से 60 तक, 40 के बाद देखिए 41 है, 43 है, 47 है, 53 है और 59 है। यानी 1 2 3 4 5 संख्याएं अभाज्य है। दो विषम संख्याओं का योग सदैव होता है। अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ें, जैसे एक विषम संख्या 2 3 हो गई, एक 5 हो गई, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर योगफल हमेशा सम आता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो सम संख्याओं को जोड़ने पर योगफल की हमेशा क्या आएगा। तो अगर हम सम संख्याओं को जोड़ते हैं 4 और 6 तो हमेशा सम ही होगा। जबकि दो विषम संख्याओं को जोड़ के योग सम होता है, लेकिन दो सम संख्याओं को जोड़ के भी योग सम होता है। विषम कब होता है? जब एक सम संख्या को और एक विषम संख्या को हम जोड़ें, जैसे 11 4 15। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर योग हमेशा विषम होता है और अन्य सभी कंडीशन में सम होता है। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में अंतर। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि अंतर पूछा गया है तो हम पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 3 अंकों में जो सबसे छोटी और बड़ी संख्याएं बनानी है, तो जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाओ तो 9 है, 2 अंकों की 9 9 2 बार, 3 अंकों की 9 9 9 3 बार और 4 अंकों की 9 9 9 4 बार, 9 9 9। 5 अंकों की बनानी है 5 डिजिट की, तो 5 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है ना। अगर सबसे छोटी संख्या बनाने तो देखो 1 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 1 है। 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 1 के आगे 0 हो जाएगा। 3 डिजिट की क्या हो जाएगी? 1 के आगे तो 2 0 हो जाएंगे। 4 डिजिट की क्या हो जाएंगी? 4 अंकों के 1 के आगे 3 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताया गया, तो सबसे बड़ी लिखेंगे हम 3 अंकों की है तो 3 बार 9। सबसे छोटी क्या करेंगे? 3 अंकों की है तो यहाँ 1 और उसके बाद 0 0। देखो 100 होती है सबसे छोटी। अब इसको घटा दो तो ये 899 हो गया। ठीक है। आते हैं 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए, या 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए, 1 से 20 तक की। अब बच्चा वहां पूरा लिखता रहेगा तो जोड़ नहीं कर सकता है। इनकी ट्रिक्स आपको याद करनी है, इनकी ट्रिक्स को समझना है। तो इसका जो फॉर्मूला है पूरा योगफल ज्ञात करने का, वो है n/2। n का मतलब जितने तक की गिनती पूछी गई है, इनटू n+1, मतलब इससे एक संख्या बड़ी। तो जैसे 1 से 100 तक की गिनती पूछी गई है, तो यहाँ 100/2 कर देंगे हम और गुणा कर देंगे इससे 101 से। ठीक है। तो इसको 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 0। अब 101 का इसका गुणा कर दो तो 100, 0 को तो 0 हो गया। अब 5 एकम 5, 5 0 का 0, 5 एकम 5, यानी 5050 इसका टोटल हो गया। या दूसरे तरीके से मैं समझाऊं तो इसका ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने तक का योग पूछा गया है, सपोज योग पूछा गया है 1 से 50 तक की संख्याओं का पूरा जोड़ बताइए। पर दूसरा जो तरीका है, हम 50 का आधा कर देंगे, तो 50 का आधा होता है 25। ठीक है ना। तो 50 को जो है 25 से ही गुणा करना है, 50 गुणा 25। तो देखिए 25 0 का 0, 25 0 का 0 और 25 पंजे 125। फिर इसमें 25 को ही जोड़ देंगे। इसी फॉर्मूले से हम इस सवाल को करें तो देखिए मैंने बोला 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो 100 का गुणा हम किससे करेंगे? इसके आधा से। तो 100 का आधा होता है 50। तो 100 का देखिए 100 5 एकम 5 और 5 के आगे 2 0, 100 के 1 0, 5000। अब मैंने बोला इसमें यही 50 जोड़ देना इसका आधा, तो इसमें 5 50 जोड़ दो तो ये 5050। तो इस तरह से हम कई सवाल कर सकते हैं। जैसे 1 से 20 तक की संख्याओं का योग पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे? 20 का गुणा करेंगे इसके आधे से, तो 20 का आधा हो गया 10, तो 20 दशमलव 200 हो गया। इसमें यही 10 जोड़ देंगे तो ये 210 होगा। आप जोड़ के देखिएगा।
ठीक है, मुझे विश्वास है कि इस तरह के सवाल आप सीख गए होंगे। 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। देखिए 1 से 50 तक की अगर विषम संख्याओं का योग पूछा गया है तो ऐसी कंडीशन में हमें समझना चाहिए कि 1 से 50 तक जो संख्याएं होंगी इसमें 25 इवन नंबर होंगे या 25 ऑड नंबर होंगे, यानी 25 सम संख्याएं होंगी और 25 विषम संख्याएं होंगी। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने की कंडीशन में हमें क्या करते हैं, हम इसका आधा यानी 25 का वर्ग ज्ञात कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि 25 का वर्ग यानी 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 कितना होता है, इतना होता है 625 होता है, इतना होगा। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे जैसे 1 से 25 ये पूछा गया, सवाल में पूछा गया कि 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि 25 का आधा 12.5 होता है, वहां पे हमें दिक्कत आ जाएगी। तो आप क्या करो, 25 में से 1 कम कर दो 24, तो 1 से 24 तक का हम पहले ज्ञात करेंगे। तो 24 का आधा होता है 12, तो यानी 12 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 इंटू 12, तो कितना होता है 144। तो 144 को तो 24 तक की हो गई। अब 25वीं जो है इसमें 25 को ऐड कर दो, जो 25वीं संख्या है, तो जितना आएगा वो 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का योग होगा। ठीक है ना। जैसे अगर 1 से 30 तक की विषम संख्याएं पूछी हैं तो 30 का आधा होता है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, वो आपको 225 होता है, तो 225 होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीख चुके होंगे। ठीक है ना। 120 तक की, 1 से 100 तक की अगर पूछा गया केवल विषम संख्याएं, तो 100 का आधा 50 होता है 100 का, तो 50 इंटू 50 होगा, बस जितना होगा 5 5 25, तो यानी 2500 होगा। ठीक है। इसी तरह से सम संख्याओं का भी पूछा जाता है। अगर सम संख्याओं का लगातार आने वाली सम संख्याओं का योग पूछा गया हो, जैसे 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए, तो हमने मानना यहाँ पे मानना है कि 100 में 50 तो सम संख्या है और 50 विषम है, 50 इवन है 50 ऑड है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, 50 का मल्टीपल करते हैं एक संख्या ज्यादा से 51 से, बस और कुछ नहीं करना, इतना याद रखना आपको। तो यहाँ देखिए 0 का तो 0 हो गया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो कुल 2550 होगा। 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग 2550 होगा। अगर यही प्रश्न होता कि 1 से 50 तक की सभी सम की जगह विषम होता, तो विषम की जगह सम होता है, तो विषम में तो हमने क्या किया, 25 का आधा 25 इंटू 25 इंटू 25 किया, लेकिन यहाँ 25 इंटू एक संख्या बढ़ा देंगे 26, तो जितना भी इसका गुणनफल आएगा उतना 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग होगा। जैसे 1 से 10 तक की पूछा है तो हम क्या करेंगे, 10 का आधा होता है 5, और 5 से गुणा करेंगे एक संख्या बड़ी 6 से, 6 पंजे 30। अब 1 से 10 तक तो आप वैसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए 2 4 6 8 8 और 10, अभी हमने किया था तो उसका जोड़ 10 या 30 ही आया था। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, अगर लगातार सम संख्याओं का योग पूछा गया है तो हम उसका आधा करके और उसका गुणा करते हैं उससे एक ज्यादा से। अगर विषम संख्याओं का योग पूछा गया है तो हम उसी का वर्ग निकाल देते हैं। ठीक है ना, जैसे पहले बताया, जैसे पहले भी बात आई थी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है। ठीक है ना। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, तो ये अनंत होता है, क्योंकि पूर्णांक में मैंने बोला ऋणात्मक मान भी जोड़े जाते हैं, तो ऋणात्मक भी यहाँ से बढ़ते रहेंगे और धनात्मक की तरफ भी बढ़ते रहेंगे और ये अनंत तक दोनों तरफ से जाएंगे। एक प्रश्न ये नवोदय में बहुत पहले पूछा जाता था, अब ये कई वर्षों से नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या पता कभी पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक की कितने शून्य आते हैं, यानी अगर हम गिनती की बात करें 1 to 100 तो कितने जीरो आएंगे। देखिए एक जीरो तो 10 में आएगा, दूसरा 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 और 100 में 2 जीरो, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो, 11 शून्य आएंगे। ये भी पूछा गया था कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है। ठीक है ना। तो आप गिनेंगे 1 से 100 तक की गिनती में, तो 1 जो है, तो 1 से 100 तक की गिनती में 1 जो है 21 बार आता है, ये आप गिन के देख लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं खुद ही
इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी भी संख्या के दोनों अंकों को यदि जोड़ दिया जाए और उनके योग को उसी संख्या से घटा दिया जाए तो वह संख्या यानी जो प्राप्त संख्या होगी किस संख्या से सदैव पूर्ण विभाजित होती है। ये इसी वर्ष नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। अगर हम कोई भी दो संख्याएं ले, जैसे 46 हमने ले लिया, तो इसका योग हो गया 6 और 4 का 10, इसमें से हमने माइनस करना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 36 आ गया। 36 किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से। हमेशा वो संख्या 9 से डिवाइड होती है, मैं ये कहना चाहता हूं। किसी भी संख्या, जैसे हमने ले लिया कोई संख्या 87 ले लीजिए आप, तो इनके दोनों अंकों को जोड़ दो, 8 और 7 15, तो इसको 15 माइनस कर दो तो 2 हो गया, और यहाँ 8 में से 72 हो गया। तो देखो ये भी 9 से डिवाइड है। वैसे 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन उसमें जो विकल्प दिया हुआ था वो 9 का था, लेकिन कभी कभी 3 भी हो सकता है। तो क्योंकि जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से तो डिवाइड होगी, क्योंकि 3 से 9 डिवाइड होता है। तो कितनी कोई भी दो संख्याएं आप ले लीजिए, उनके दोनों अंकों को जोड़ दीजिए और उनको उसको उस संख्या में से घटा दीजिए, तो जो प्राप्त संख्या होगी हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। संख्या 58,641 में 8 के स्थानीय मान वो अंकीय मान में अंतर। तो यहाँ पे देखिए स्थानीय मान क्या होता है? जिस स्थान पे जो अंक है, ठीक है ना। तो इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पे 1, 10, 100 और 1000 वाले, तो इसका मान होगा 8000। इसके आगे 3 अंक हैं तो इसके आगे 3 जीरो आ जाएंगे। और जो अंकीय मान हमेशा किसी भी अंक का उतना ही होता है, तो इसका अंकीय मान होगा 8 ही, ठीक है। तो अंतर बताना है तो 8000 में से 8 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 8, 10 में से 8 गया 2, सॉरी, और यहाँ पे 9, 9 और यहाँ 7, तो इस तरह से 7992 अंतर होगा। दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं? देखिए इस तरह का प्रश्न बच्चे पिछली बार एक बार पूछा गया था, मैंने स्कूल में कराया, तो बच्चों ने बहुत गलत किया। दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं, तो बच्चे जानते थे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 99 है और सबसे छोटी 11 है। उन्होंने क्या किया, 99 में से 11 घटा दिया, बस सबसे छोटी जो है 10 है। उन्होंने 99 में से 10 घटा दिया और उत्तर आ गया 89। ये गलत हो गया सवाल, क्योंकि दो अंकों की कुल संख्याएं बताने तो 99 तक हैं दो अंकों की संख्याएं। तो हमने क्या करना है, क्योंकि 99 पे तो उसमें दो अंक की संख्या तो 100 में से घटाना है, सबसे छोटी 10 है तो 10, तो 90 है, ठीक है ना। तो वैसे ये भी पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है और सबसे छोटी होती है 100। तो क्योंकि 999 से एक ज्यादा ले लो तो 1000 में से 100 कम कर दीजिए, 10 में से 1 गया 9, तो 900 संख्याएं होती है। 3 अंक की कुल संख्याएं 900 हैं, 4 अंक की कुल संख्याएं 9000 या 9000 है, 5 अंक की 90000 होंगी, ठीक है ना। 7,02,002 को अंकों में लिखो, 7,02,002। अब ऐसे में क्या करते हैं बच्चे, जीरो रखने में बड़ी मिस्टेक करते हैं और 7 लाख की जगह या तो 70,000 लिख देंगे या तो उसका मान कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको जो लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें देखिए पहले 7 लाख लिखा है तो पहले आप केवल अलग पे 7 लाख लिख दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आपको पता है कि लाख में 5 शून्य होते हैं, तो 7 लाख, 7 लाख। 2000 अलग लिख दीजिए कहीं पे, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, देखिए हजार में 3 जीरो होते हैं। और फिर तीसरा जो है 2 है तो 2 अलग लिख दीजिए। तो ये तीन चीजें हो गई, 7 लाख, 2000 और 2। तो हमने क्या करना है, 7 लाख के नीचे 2000 लिखना है, लेकिन इस पे ध्यान रखना है इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। और ये केवल 2 है तो 2 इकाई के नीचे आएगा, इसको जोड़ दीजिए। किसी भी संख्या को अंकों में लिखने का यह सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। हमने क्या किया, पहले 7 लाख अलग लिखा, फिर 2000 अलग लिखा, फिर 2 अलग लिखा, और इन तीनों को हमने जोड़ दिया। और ये आ गया देखिए 7 लाख 2002, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, देखिए 2000,
और हजार, 10,000, लाख, देखिए 7 लाख 2,000 हो गए। अवरोही क्रम में लिखो। देखो आरोही अवरोही क्रम में लिखना आपको आना चाहिए संख्याओं का। अब अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो घटता क्रम का मतलब सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, और हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि किस संख्या में कितने अंक हैं। यहाँ देखिए 4 अंक हैं, ये भी 4 अंक हैं, ये भी 4 अंक हैं, लेकिन इसमें 5 अंक हैं, तो सबसे बड़ी संख्या यही हो गई 10,001। अब देखिए ये तीनों में, ये तो लिख दी, अब इन तीनों में बड़ा कौन सा होगा, तो ये देखिए ये तो 1001 है, ये 1100 है, ये 1010 है। तो हम पीछे से देखेंगे तो यहाँ देखिए, अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे लास्ट में देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर है। अब दूसरे नंबर पे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 0 है, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे बड़ी संख्या यही होगी, क्योंकि यहाँ 1 है, तो इसका मतलब 1100 दूसरे नंबर की बड़ी हो गई। और तीसरे नंबर पे देखो, यहाँ तीसरे नंबर पे यहाँ 1 है, यहाँ तीसरे नंबर पे 0 है, तो यानी ये वाली बड़ी होगी, यानी 1010 बड़ी होगी, और लास्ट में होगा 1001। तो ये अवरोही क्रम हो गया। इसी तरह से आरोही क्रम के लिए हम उल्टा लिख देते हैं, यहाँ 1001 लिख देंगे, यहाँ 1010 लिख देंगे, यहाँ 1100 लिख देंगे, और यहाँ 10,001 लिख देंगे। ठीक है। देखिए आजकल ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं चकराने के लिए कि 136 में कुल कितनी इकाइयां हैं। अब बच्चों ने इसका आंसर लिखा, ये मैथ्स रिजल्ट एक टेस्ट हुआ था बच्चों का क्लास 5th का, तो उसमें ज्यादातर बच्चों ने 6 ही लिखा, लेकिन कुल इकाइयां पूछी गई हैं, तो क्योंकि ये 6 इकाई तो है ही, लेकिन 3 दहाई में कितनी इकाई होंगी, 30 होंगी, 30 इकाई। फिर ये सैकड़ा है, 100 है, तो 100 में 100 ही इकाई होंगी, तो कुल उतनी इकाइयां तो होंगी, 136 इकाइयां ही होंगी। तो इसमें जो है, जो अगर यूनिट्स पूछा गया कितनी वंस हैं, तो 136 ही वंस है। अगर इसमें पूछा जाता है कि 136 में कितनी दहाइयां हैं, कितने टेंस हैं, तो इसमें क्योंकि ये तो इकाई एक कट गया, लेकिन ये भी 10 है, ये क्योंकि ये 100वें स्थान पे है, तो 10 दाई 100 ये है, तो यानी 10 और 3 13 ही होगा, तो इसमें 13 दहाइयां ही होंगी। एक जगह मैंने देखा था कि ये वाला प्रश्न पूछा गया था, यदि मोबाइल के कीपैड के सभी अंकों को गुणा किया जाए तो उत्तर कितना होगा। तो मोबाइल के कीपैड में क्या होता है, अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वहां 0 भी होता है। अगर सभी को हम आपस में गुणा करेंगे, तो क्योंकि जब 0 से गुणा होगा तो 0 ही होगा, तो कोई भी मोबाइल है उसके अंकों का, कीपैड के अंकों का जो मल्टीपल है, उनका जो गुणज है, वो गुणनफल 0 होगा। अब देखिए -5, -3, -1 तथा 0 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। अब क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं इंटीजर्स की बात हो रही है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 0 होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक है। और सबसे छोटा क्या होगा, जो सबसे बड़ा दिखता है, मतलब ये ऋण 5 होगा, क्योंकि इसके पीछे ऋण है। ये तो ये मतलब ये ऋण 5 जो है, ऋण 3 से भी छोटा है, ऋण 1 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है। एक भाज्य या अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो ये पहले भी मैंने बताया था कि एक भाज्य संख्या भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 फैक्टर होने जरूरी है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, और अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना जरूरी है। तो एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए यह अभाज्य है। ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पेपर आपकी, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपकी समझ में आ चुका होगा। इस पर आधारित आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, ये चैप्टर अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।